6 पढ़ो फटाफट प्लीज। 6 पढ़ के ना आराम से 2 सेकंड टाइम लो और टाइम लेके हमको बताओ कि आंसर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए आप लोग। इसका आंसर 59/84 आएगा। हाँ, कोई भी केस से सॉल्व करो, फर्क नहीं पड़ता, और कोशिश करना कि पहले से ही सॉल्व करो, वैसे एग्जाम में गलती से वो ट्राई मत करना। ये बस मन के संतुष्टि के लिए दिखा रहे थे कि दोनों तरीका करेक्ट है और हर जगह वर्क भी करेगा। 6 बताओ आंसर का फॉर्मेट। देखो इसमें भी ना 3 आदमी दिया हुआ आप लोगों को, ठीक है, और 3 आदमी का प्रॉब्लम सॉल्विंग का कैपेसिटी भी दिया हुआ आपको। 3 अलग अलग आदमी, डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा, और आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली एक ही आदमी प्रॉब्लम करे, सॉल्व करे, तो क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, और नहीं अभी यूनियन नहीं, पहले और बोलो। तो और में क्या होगा? ए डैश बी सी डैश और ए डैश बी डैश सी, सी में भी डैश कर, सारा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूनियन में। तीनों केस आपस में क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर वो किस में टूटेगा? प्लस में, और प्लस करना सब टूट गया, सबका वैल्यू मालूम है, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इसको घर पे खुद लगा लेना। 7, हाँ आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर उसका आएगा 11/24, 11/24। एंड आप लोग ना क्वेश्चन नंबर 5 को ना स्टार मार्क कर लो। 5 में जैसा लैंग्वेज मैंने लिखाया है एग्जाम में, वैसा लैंग्वेज आपको लिखना होगा कि लेट ए इक्वल टू इवेंट दैट ए सॉल्व्स द प्रॉब्लम, बी इक्वल टू इवेंट दैट बी सॉल्व्स द प्रॉब्लम, फिर पी ए पी बी पी सी, पी ए डैश पी बी डैश पी सी डैश, उसके बाद सॉल्विंग। बिना ये लिखे अगर सीधा सॉल्व कर दिए तो आंसर तो एक लाइन में आ जाएगा, टीचर काट के लेकिन 0 बिठा देगा, क्योंकि जब तक आप एबीसी डिस्क्राइब नहीं करोगे तब तक आंसर का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हलवा है, एकदम आराम से सलट जाएगा, प्लीज पढ़े अच्छे से। ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट का हो कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का हो, वो सोचो। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की इंडिपेंडेंट, क्यों? देखो मेरी तरफ देखो, तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होना चाहिए? सुनो, 2 आदमी और 2 पोस्ट, वैकेंसी 2 है ना, इसीलिए इंडिपेंडेंट। अब यदि दोनों को भी सिलेक्ट होना तो हो जाएगा ना, लेकिन यदि पोस्ट एक होता तब तो हस्बैंड या वाइफ में से एक का ही सिलेक्शन होगा, तो वो केस हो जाता मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में से कुछ का। बात आया समझ? सिंस 2 व्यक्ति है और 2 वैकेंसी भी है, तो एक का सिलेक्ट होना या नहीं होना दूसरे के सिलेक्ट होने या नहीं होने को असर नहीं करेगा। नहीं आया समझ? थोड़ा है कि पूरा है? तो इस बात से पहले तो ये क्लियर हुआ कि दे आर इंडिपेंडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहला क्वेश्चन देखो, बोथ आर सिलेक्टेड, मतलब क्या होगा? लेट मी फर्स्ट कंसीडर कि H इक्वल टू हस्बैंड इज सिलेक्टेड एंड W इज इक्वल टू वाइफ इज सिलेक्टेड। ठीक है, P ऑफ H कितना होगा? देखो सब लोग थोड़ा जोर से, P ऑफ W, P ऑफ H डैश 3/4, P ऑफ W डैश 7/8। समझ में आया? अब पहला क्वेश्चन, बोथ सिलेक्टेड, क्या होगा? H यूनियन W की H इंटरसेक्शन W। सुनो, बोथ आर सिलेक्टेड, H को भी होना है एंड बी W को भी होना है, तो यूनियन होगी इंटरसेक्शन होगी। लिखो शीट में, लिखो रोमन 1 में लिख लो, P H इंटरसेक्शन W, ये ले P H इंटरसेक्शन W। रोमन 2 में देखो क्या दिया है, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। इसको ना कॉपी में कर लेते हैं, ठीक है? लिखो क्वेश्चन नंबर कितना है ये? अच्छा सुनो एक बार प्लीज मेरी तरफ देखो, लिख लोगे ना वो चीज कि H इक्वल टू क्या लिखोगे? इवेंट नहीं बोलोगे, इवेंट दैट हस्बैंड इज सिलेक्टेड, W इक्वल टू, देयरफॉर PH इज इक्वल टू 4, PW इज इक्वल टू। बगैर ये सब लिखे सोल्यूशन कोई काम का नहीं है, बार बार कह रहे हैं, ठीक है? अब लिखो रोमन नंबर कितना है ये? 2 में देखो क्या दिया है, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। लिखो P ब्रैकेट के अंदर में ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड इज इक्वल टू, ऐसा लिखो P हस्बैंड हो तब वाइफ ना हो, और
वाइफ हो जब हस्बैंड ना हो। ये एग्जैक्टली वन वाले तो केस हो गया कि एक ही आदमी को सेलेक्ट होना है। अच्छा बोर्ड पर देखो, थोड़ा मदद करो, ये तो शायद समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट स्टेप बताइए, पी एच इंटरसेक्शन डब्ल्यू डैश यूनियन डब्ल्यू इंटरसेक्शन एच डैश, दिस इज इक्वल टू, बोलो, पी एच इंटरसेक्शन डब्ल्यू डैश प्लस पी इंटरसेक्शन एच डैश। वेरी गुड, बस अब दो हो जाएगा। पी एच का वैल्यू कितना है 1/4 और डब्ल्यू डैश का वैल्यू 7/8 प्लस 1/8 इंटू 3/4। नीचे तो 32 ही आएगा, ऊपर आएगा 7 + 3, 10/32 काटने का कितना आ जाएगा 5/16। ये आपका आंसर होना चाहिए। देखो समझ में आया, क्लियर हुआ ये वाला। नेक्स्ट वाला में क्या दिया बताओ तो, नम ऑफ देम इज सिलेक्टेड। सिंपल, क्या होगा, पी एच डैश इंटरसेक्शन डब्ल्यू डैश, लिख लो कॉपी में, लिख लो इसको भी, पी एच डैश इंटरसेक्शन डब्ल्यू डैश। और तोड़ो है कैसे इसको, पी एच डैश इंटू पी डब्ल्यू डैश। वेरी गुड, इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/8 इंटू 3/4, मल्टीप्लाई करूं 21/32। वेरी गुड। नंबर 4 में बताओ तो क्या दिया है, ओनली हस्बैंड इज सिलेक्टेड, मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट लिखो, पी एच इंटरसेक्शन डब्ल्यू डैश, पी एच इंटू पी डब्ल्यू डैश, पी एच इंटरसेक्शन डब्ल्यू डैश, पी एच इंटू पी डब्ल्यू डैश 1/4 इंटू 7/8, 7/32। नेक्स्ट, एटलीस्ट वन के लिए क्या करोगे, देखो फिर से दो ऑप्शन है, एटलीस्ट वन के लिए या तो 1 - नन से खेलेंगे या फिर एच यूनियन डब्ल्यू। क्या करूंगा, यूनियन करोगे कि एटलीस्ट वन करोगे, उससे कर लो, लिखो P एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड इज इक्वल टू 1 - P नन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, 1 - P नन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। अच्छा नन ऑफ देम इज सिलेक्टेड का प्रोबेबिलिटी ऊपर निकाला हुआ है क्या, कितना आया था 20, मजाक कर रहे हो क्या, 21/32 आया था। हाँ वेरी गुड, लिखो दिस इज इक्वल टू 1 - 21/32 इज इक्वल टू 11/32। बाकी घर पे ना थोड़ा डिटेल में लिखना है इसको। नेक्स्ट, आइदर हस्बैंड और वाइफ, इसका एक ही मतलब है, ए मतलब क्या एच यूनियन डब्ल्यू ही निकालना है, तो इसका आंसर सेम होगा किससे, इसके ऊपर वाला से। हाँ एटलीस्ट वन और लास्ट वाला दोनों का आंसर सेम होगा। एटलीस्ट वन वाला का आंसर कितना आया था 11/32, इसका आंसर भी उतना ही आएगा। बात आया समझ। एक बार ना फटाफट आज का स्टार्टिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम खोलो, मतलब पढ़ाने का आज इतना ही है बस। नेक्स्ट आ जाओ नंबर 8 पे। अच्छा बताओ, ए और बी का सच बोलना और झूठ बोलना डिपेंडेंट थोड़ी होगा एक दूसरे पे, इंडिपेंडेंट होगा तो पक्का क्वेश्चन इंडिपेंडेंट इवेंट्स का है। बाकी जिसका प्रोबेबिलिटी हमसे मांगा है वो अपन फ्रेम कैसे कर सकते हैं सेट थ्योरी के हिसाब से। हाँ कॉन्ट्राडिक्ट मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि दिन हो रहा है तो सामने वाला बोले कि नहीं रात हो रहा है मेरे बात को अपोज करेगा वो बस। हाँ मतलब अपन ऐसा मान के चलेंगे कि ए का मतलब है ए सच बोल रहा है, बी का मतलब है कि बी सच बोल रहा है, तो ए डैश का मतलब ए झूठ बोल रहा है और बी डैश मतलब बी झूठ बोल रहा है। जब देखो अब ए और बी अगर सेम ही फैक्ट को रिप्रेजेंट करते समय एक दूसरा कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता है तो अपोज करना पड़ेगा, ठीक है, सेम बात तो दोनों बोल नहीं सकता। तो यदि ए सच बोल रहा है उस मोमेंट बी को पक्का झूठ बोलना पड़ेगा, तभी कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, ठीक है। और फिर जब ए झूठ बोलेगा तब बी सच बोलेगा, क्योंकि दोनों आदमी यदि सच बोले तो सच तो एक ही होगा, सच तो अलग अलग तो हो नहीं सकता, उस टाइम पे कॉन्ट्राडिक्शन होगा नहीं। लिखो ए इक्वल टू इवेंट दैट ए स्पीक्स द ट्रुथ, इवेंट दैट ए स्पीक्स द ट्रुथ। बी इक्वल टू इवेंट दैट बी स्पीक्स द ट्रुथ, ठीक है। नीचे लिखो नाउ पी ब्रैकेट के अंदर में दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इज इक्वल टू
पी ए इंटरसेक्शन बी डैश और बी इंटरसेक्शन ए डैश, बी इंटरसेक्शन ए डैश, दिस इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस पी बी इंटरसेक्शन ए डैश। आंसर लिख लो। अच्छा आंसर एक बार मेरी तरफ देखो, इसमें जैसे 80% और 90% दिया तो डायरेक्टली क्या मान के चलेंगे 8/10 और 9/10, मतलब सीधा प्रोबेबिलिटी ही है हमारे लिए। आंसर लिख ही लो इसमें, लिखो दिस इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी डैश प्लस पी बी इंटू पी ए डैश, दिस इज इक्वल टू 8/10 इंटू 1/10। अच्छा 1/10 थोड़ी होगा, 10/10 होगा। अच्छा नहीं 1/10 ही होगा, हाँ ठीक है 1/10 प्लस 9/10 इंटू 2/10। सॉल्व करने पे 26/100 आएगा, 26/100। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 9। ठीक है, लिखो A इक्वल टू इवेंट दैट A hits the target, A equal to event that A hits the target, B equal to event that B hits the target, B equal to event that B hits the target। नीचे लिखो therefore PA equal to 4/5 and PB equal to 3/4। नीचे लिखो रोमन 1। अच्छा रोमन 1 का आंसर क्या होना चाहिए, वन को ना थोड़ा क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन और लिखो तो रोमन नंबर 1 के साइड में स्लैश के लिखो ऑल कैन हिट द टारगेट स्लैश ऑल विल हिट द टारगेट, ऑल विल हिट द टारगेट। जब भी कैन हिट द टारगेट आप लोग देखो ना तो विल सोच के चलना, ऑल विल हिट द टारगेट। अब बताओ आंसर क्या होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए भी मारना चाहिए बी भी मारना चाहिए। लिखो रोमन 1 पी ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इक्वल टू, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 3/, इसमें सी का बात नहीं है, ठीक है करते चलो, कितना आया 3/5। ठीक है रोमन 2। अच्छा ये सारा का सारा बता दो, एक्चुअली हस्बैंड वाइफ जैसा ही ये पूरा का पूरा है ना, तो सारा लिखते नहीं है, बस डिस्कस कर लेते हैं। एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, क्या होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी डैश और बी इंटरसेक्शन ए डैश, खोल खाल करोगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एटलीस्ट वन, वन माइनस नन, वन माइनस पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और क्वेश्चन नंबर 5 काट दो, उसका कोई सेंस नहीं है, एटलीस्ट 2। क्वेश्चन नंबर 5 काट दो, सेंसलेस क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, 10 तो कर चुके हैं। इलेवन को ना स्टार मार्क करो, ये सारा अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा आप लोग का। विथ रिप्लेसमेंट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट होगा। लिखो रोमन नंबर 1 P both are red, P both are red is equal to P कैपिटल R, अब बगल में फिर से कैपिटल R। देखो ऐसा करना, या ए बी लिखोगे क्या, मैं बता देता हूं एग्जाम में कैसे लिखना, वो ध्यान रखना ठीक है। इसमें अपन लिखेंगे पी ए बी, जहां पे ए का मतलब होगा रेड बॉल ऑन फर्स्ट ड्रॉ एंड बी का मतलब होगा रेड बॉल ऑन सेकेंड ड्रॉ। ठीक है चलो लिखो दिस इज इक्वल टू पी ए बी लिख के छोड़ दो, डिस्क्रिप्शन घर पे लिख लेना, आर आर काट दो। पी ए बी इज इक्वल टू
पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, और आंसर क्या हो जाएगा 10/18 नहीं 8/18 इंटू 8/18, 8/18 इंटू 8/18. नेक्स्ट रोमन 2 एंड सेकेंड बॉल इज रेड. लिखो P, first ball is black and second ball is red, is equal to PAB, PAB is equal to PA into PB is equal to 8/18, अच्छा नहीं 8 नहीं, गलत बोल रहा हूँ, 10/18 इंटू 8/18. अच्छा यहाँ पे A का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ड्रॉइंग अ रेड बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉ एंड, फिर गलत बोल रहा हूँ, ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉ, एंड बी का मतलब ड्रॉइंग अ रेड बॉल इन द सेकेंड ड्रॉ. क्लियर है ये चीज. थर्ड वाले में ना पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ लिखो. लिखो लेट ए इक्वल टू इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल, इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल. और आप देखो मैं पोजीशन मेंशन नहीं कर रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं कि ब्लैक बॉल निकलना चाहिए. एंड बी इक्वल टू इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, बी इक्वल टू इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल. नीचे लिखूं P ब्रैकेट के अंदर में वन ऑफ देम इज ब्लैक, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड द अदर इज रेड, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड द अदर इज रेड, इज इक्वल टू P AB और BA. ये समझ में आया आप लोग को, क्लियर है. अच्छा AB और BA म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा कि नहीं होगा, रेड निकाल के ब्लैक निकालो वो अलग बात है, और ब्लैक निकाल के रेड निकालो वो अलग बात है. तो और का बन जाएगा यूनियन, और यूनियन का बन जाएगा एडिशन. देखो दिस इज इक्वल टू PAB प्लस PBA, दिस इज इक्वल टू PA इंटू PB प्लस PB इंटू PA. अब सबका वैल्यू भरो. ए मैंने क्या लिया, ब्लैक लिया ना. लिखो दिस इज इक्वल टू 10/18 इंटू 8/18 प्लस 8/18 इंटू 10/18. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 8/18 इंटू 10/18. ठीक है, यही आपका आंसर है. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे. ट्वेल्व को भी स्टार मार्क मतलब इसका नहीं, सारा ही स्टार क्वेश्चन ही है. और 12 को अच्छे से पढ़ के सोचो कि केस बनाना मैंडेटरी है, कॉम्बिनेशन से खेल पाएंगे. कॉम्बिनेशन लग सकता है कि नहीं लग सकता है, क्यों लग सकता है, पोजीशन कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, बस 3 बॉल निकालना, कलर बस मैटर करेगा. लिखो P ब्रैकेट के अंदर में 2 आर ब्लैक, मतलब 2 बॉल्स आर ब्लैक एंड 1 बॉल इज रेड. P ब्रैकेट के अंदर में 2 बॉल्स आर ब्लैक एंड 1 बॉल इज रेड इज इक्वल टू, सोचो क्या होना चाहिए. कॉम्बिनेशन लगेगा लेकिन इसमें भी थोड़ा सा केस और बनेगा. देखो मैं बताता हूं, यहां बोर्ड पर देखो, 2 केस बनेगा इसके अंदर में. बैंक अपना कैसा कैसा बताओ तो. फर्स्ट वाले में 4 रेड और 5 ब्लैक है, सेकेंड वाले में 3 रेड और 7 ब्लैक है. और अपने को चाहिए क्या क्या, 2 ब्लैक चाहिए और 1 रेड चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे केस इस बात को लेके बनेगा, फर्स्ट से तो 1 बॉल निकलना है और सेकेंड वाले से कितना बॉल निकलना है, 2 बॉल निकलना है. अब आप केस ना ऐसे बनाओगे कि यहाँ पे एक तो अपने को टोटल चुनना है 3 बॉल, और टोटल अवेलेबिलिटी कितना है 9 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, तो टोटल बॉल कितना हो गया
9 और 10 19 बॉल हो गए, 19 में से कोई भी 3 बॉल चुन लो, बात खत्म। ठीक है, तो वो हो गया अपना टोटल केस। उसके बाद में अपन ऐसा कर सकते हैं कि यहां से एक रेड निकाल लो और 2 ठो ब्लैक उसमें से निकाल लो, ये एक पॉसिबिलिटी है। एंड दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, सोचो कि यहां से एक ब्लैक निकाल लो और वहां से एक रेड और एक ब्लैक, वैसे भी कर सकते हैं। बात आया समझ? लिखो दिस इज इक्वल टू, थोड़ा डिटेल में लिख लो, P ब्रैकेट के अंदर में रेड फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड टू ब्लैक फ्रॉम सेकेंड बैग, और ब्लैक फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड वन रेड वन ब्लैक फ्रॉम सेकेंड बैग। क्लोज कर लो, नीचे लिखो दिस इज इक्वल टू P ब्रैकेट के अंदर में रेड फ्रॉम फर्स्ट एंड टू ब्लैक फ्रॉम सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस P ब्लैक फ्रॉम फर्स्ट एंड वन रेड वन ब्लैक फ्रॉम सेकेंड दिस इज इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए बोर्ड पर देखो एक बार। देखो ये जो टोटल अपने पास में 19 बॉल है, फर्स्ट वाले बैग में से कितना बॉल निकालने का अपॉर्चुनिटी है मेरे पास? एक ही बॉल का है ना। तो मेरे को डिनोमिनेटर में आप जरा ध्यान से सोच के बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। हमको 19C3 लिखना चाहिए या हमको ऐसे लिखना चाहिए कि 9C1 इंटू 10C2, 9C1 इंटू 10C2, क्योंकि आप इसमें हाथ घुसा के तीनों बॉल एक जगह से नहीं निकाल पाएंगे। आप इस 9 में से कोई एक ही निकाल पाएंगे। टोटल पॉसिबिलिटी दोनों ही केस में यही होगा कि फर्स्ट बैग से एक बॉल निकलना चाहिए और सेकंड बैग से कितना बॉल निकलना चाहिए? 2 बॉल। तीनों बॉल साथ में तो एक जगह से नहीं निकल रहा है, तो डिनोमिनेटर में दोनों जगह यही भराएगा कि 9C1 इंटू 10C2 प्लस दूसरे केस में भी 9C1 इंटू 10C2। और ऊपर का जहां तक बात है, तो फर्स्ट केस में अपन क्या मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट वाले बैग में से रेड बॉल निकले। रेड कितना है उसके पास? 4, तो क्या हो जाएगा 4C1। और उस तरफ आप सोचो कि क्या चाहिए हमको? 2 ब्लैक चाहिए। कितना ब्लैक है वहां पे? 7, तो कितना हो जाएगा 7C2। बात आया समझ? अब यहां पे क्या होगा वो सोचो, यहां से पहले एक ब्लैक 5C1 और वहां से फिर इंटू 3C1 इंटू 7C1, सॉल्व करके जो आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है, लिखो दिस इज इक्वल टू दिस। फाइनल आंसर लिखना 7/15 आएगा सॉल्व करके। हो गया? लिखो फटाफट लिखो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। 13 का एक्सप्रेशन आप लोग बता सकते हो क्या होना चाहिए? इसमें भी देखो केस भी बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। पहले 3 ग्रुप जो दिया है उसको 3 बैग जैसा सोचिए। ठीक है, फर्स्ट बैग में क्या कॉम्पोजिशन है? 3 गर्ल 1 बॉय। फिर नेक्स्ट वाले में 2 गर्ल 2 बॉयज, और थर्ड वाले में 1 गर्ल 3 बॉयज। और अपने को क्या चाहिए? तीनों में से एक एक लेना है और 1 गर्ल एंड 2 बॉय। ठीक है, क्या करोगे? कॉम्बिनेशन की केस बनाओगे। कॉम्बिनेशन, ठीक। कॉम्बिनेशन के हिसाब से सोचो कितना केसेस बन सकता है। 3 केस बनेगा कि 2 केस बनेगा कि 1 केस बनेगा? क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटी? आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए? 1 गर्ल चाहिए और बॉय कितना चाहिए? 2 बॉय चाहिए। मैं बोलूँगा कि मैनुअल कर लो, ज्यादा इजी पड़ेगा इसके अंदर। कॉम्बिनेशन से करोगे तो गड़बड़ाएगा बात आया समझ? नहीं, मैनुअल करोगे इजी पड़ेगा वो। आप एक बार देख के देखो, फिर कॉम्बिनेशन भी बता दूंगा। आपको चाहिए 1 लड़की और 2 लड़का ना,
आप ऐसा सोचो, मैं जिस ऑर्डर में लिखूंगा या ऊपर मैं नंबर लिख देता हूं, G B B, G फ्रॉम फर्स्ट, B फ्रॉम सेकेंड एंड B फ्रॉम थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है सोचो, G आप सेकेंड से ले लो तो आपको इस केस में चाहिएगा B फ्रॉम फर्स्ट और क्या चाहिएगा बताओ, G फ्रॉम सेकेंड एंड G फ्रॉम थर्ड, और क्या पॉसिबिलिटी है, और सॉरी B फ्रॉम थर्ड, G रोटेट कर रहा है हम लोग का, और क्या चाहिए हम लोग को, B फ्रॉम फर्स्ट, B फ्रॉम सेकेंड और G फ्रॉम थर्ड। यही 3 केस बनेगा और कोई नया केस नहीं बनेगा। लेकिन कॉम्बिनेशन अगर लेते हो तो कॉम्बिनेशन से बहुत कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब आपको उलझाएगा, यहाँ पे वो सुलझाएगा नहीं चीज सब। अच्छा, इसके हिसाब से अगर सोचते तो प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, नहीं G ही रोटेट करेगा बस। B तो आपको 2 लड़का खाली चाहिए ना, आपको ये तो नहीं बोला कि इस बैग से ही वो लड़का होना चाहिए, लड़का होने से मतलब है बस, इसलिए G को रोटेट करो, ठीक। अच्छा, G अगर फर्स्ट से लेते तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सीधा 3/4 ही कह सकता हूं। इतना ब्रेन क्यों, मतलब वही बात है, 3C1/4C1, बच्चा भी एक चाहिए था और लड़की भी एक ही चाहिए। अच्छा, B2 का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 2/4, एंड B3 का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, सॉरी 1/4। आया समझ? अच्छा, बॉय 3 है, ठीक ठीक, 3/4, ठीक है। नेक्स्ट वाले का बताओ, 1/4 इंटू 2/4 इंटू वापस से 3/4, और आखिरी वाले का 1/4 2/4, सॉरी 2 ये नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, 1/4 इंटू 2/4 इंटू 1/4, गर्ल इस बार एक ही है, ठीक है। और फाइनल आंसर आपका तीनों का एडिशन लिखो, P ब्रैकेट के अंदर में चूजिंग 1 गर्ल and 2 boy is equal to P, लिखो B नहीं, G से स्टार्ट करो, देखो P B, फिर गलत बोल रहा हूं, रुक जा काटो इसको, नीचे लिखो P G B B और B G B और B B G इज इक्वल टू P G B B प्लस P B G B प्लस P B B G, और सबको तोड़ भी दो, दिस इज इक्वल टू P G इंटू P B इंटू P B प्लस P B इंटू P G इंटू P B प्लस P B इंटू P B इंटू P G, ठीक है। वैल्यू बिठाओ सबका और कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट। 14 में एक बात बताओ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की इंडिपेंडेंट इवेंट, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कॉम्बिनेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, सोचो, लग सकता है कि नहीं लग सकता है, क्यों लग सकता है, वन इज स्पेड एंड अदर इज रेड कलर। अपने को ये तो नहीं बोला कि कहां रेड कलर, मतलब कहां रेड कहां स्पेड, बस बोला है कि एक स्पेड चाहिए और एक अदर कलर का चाहिए। लिखिए P ब्रैकेट के अंदर में 1 स्पेड कार्ड एंड 1 रेड कार्ड, 1 स्पेड कार्ड एंड 1 रेड कार्ड, दिस इज इक्वल टू सीधा देखो कॉम्बिनेशन से ही कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में सोचिए तो क्या आएगा, टोटल अपने को 52 कार्ड चाहिए, क्या होगा बताओ, 52C2, और ऊपर क्या आएगा सोचिए, एक लाल चाहिए और एक स्पेड चाहिए, तो क्या हो जाएगा 13C1 इंटू 26C1, 13C1 इंटू 26C1, दिस इज इक्वल टू 13 इंटू 26 बाई 52
इंटू 51 बाई 2 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 26 बाई 52 इंटू 51। ये है अपना फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा नीचे जो है और देखिए ऑल्टरनेट अप्रोच भी लिख लो इसका, थोड़ा सा क्या कि दिमाग खुलेगा आप लोग का। बोलूं, लिखो P ब्रैकेट के अंदर में 1 रेड कार्ड एंड 1 स्पीड, 1 रेड कार्ड एंड 1 स्पीड इज इक्वल टू लिखना P RS और SR, P RS और SR। देखो ये समझ में आता है कि नहीं आता है? मतलब ऐसा है कि आप चाहो तो इसको कॉम्बिनेशन से भी कर सकते थे, ये एक तरीका हो गया, लेकिन सपोज करो कि मैनुअली करने का इच्छा होता तो कैसे करते? ऐसे करते आप कि अपने को एक रेड कार्ड चाहिए था, एक स्पेड चाहिए था, तो ये तो रेड उठा के स्पेड उठाओ या फिर स्पेड उठा के रेड उठाओ। अच्छा एक बात और बताओ, क्या ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा? बिल्कुल होगा। लिखिए दिस इज इक्वल टू P RS प्लस PSR प्लस PSR प्लस PSR, दिस इज इक्वल टू। अच्छा अब यहां बोर्ड पर देखो, क्या R और S उठाना इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से? इंडिपेंडेंट तो नहीं है, क्योंकि कार्ड उठने पे सैंपल स्पेस हर्ट होगा, और इंडिपेंडेंट नहीं होने की वजह से सिंबल का थोड़ा झोल होगा। प्लीज ध्यान से बोर्ड पर देखते रहिएगा। अगर इंडिपेंडेंट होता तो अपन लिखते हैं कि PR इंटू PS, लेकिन ऐसा है नहीं, यह है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, तो यहां लिखाएगा R फिर S बाई R प्लस P S फिर P R बाई S। आया समझ? कॉपी करो इसको। दिस इज इक्वल टू लिखो आगे, बोर्ड पर देखो सब लोग एक बार। रेड कार्ड निकलने का प्रोबेबिलिटी 26 बाई 52, लिखो 26 बाई 52 इंटू 13 बाई 51 प्लस 13 बाई 52 इंटू 26 बाई 51, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 26 इंटू 13 बाई 52 इंटू 51। हो गया। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। पढ़ो ध्यान से और सोचो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इंडिपेंडेंट इवेंट क्या? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कॉम्बिनेशन लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। सोचो क्यों? ऑल्टरनेटली डिफरेंट कलर चाहिए हम लोग को, ये तो पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो गया। जब मैं सारा वे लूंगा तो साथ में सेम कलर भी हो सकता है, लेकिन हमको ऑल्टरनेट क्या कलर चाहिए? डिफरेंट। लिखो P ब्रैकेट के अंदर 4 balls such that they are alternatively of different color. They are alternatively of different color is equal to, देखो ऐसा लिखो P W1 B2 W3 B4 और B1 W2 B3 W4। हुआ लिखना? बोर्ड पर देखो एक बार। यहां पे W1 का मतलब क्या सोचोगे मन में? व्हाइट बॉल ऑन फर्स्ट ड्रॉ। फिर B2 का मतलब ब्लैक बॉल ऑन सेकेंड ड्रॉ। B1 का मतलब ब्लैक बॉल ऑन फर्स्ट ड्रॉ। B मतलब ब्लैक और सबस्क्रिप्ट मतलब नंबर ऑफ ड्रॉ कि कौन से नंबर पे निकाल रहे हो। ठीक है, लिखो जिसके आगे दिस इज इक्वल टू P W1 B2 W3 B4 प्लस P B1 W2 B3 W4, क्योंकि दोनों का दोनों होगा ये वाला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो और सीधा ऐड में टूट जाएगा।
अच्छा अब एक बार बोर्ड पे फिर देखो, इसके आगे अब इसको मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के हिसाब से तोड़े कि इंडिपेंडेंट के हिसाब से? मल्टीप्लीकेशन, और बहुत ही गंदा एक्सप्रेशन बनेगा, ध्यान से देख लो। दिस इज इक्वल टू P W1 इंटू P B2 बाई W1 इंटू P W3 बाई W1 B2 इंटू P B4 बाई W1 B2 W3। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? अब प्लस सिमिलरली इसको भी कंटिन्यू करना है, इसको घर पे कर लेना, कॉपी करो फटाफट। हो गया सबका? आओ तो न्यूमेरिकल वैल्यू भरें। देखो क्या होगा, फर्स्ट वाले का न्यूमेरिकल वैल्यू भरने का ट्राई करो। कॉम्पोजिशन याद कर लो कितना है आपके पास, 5 व्हाइट है और 3 ब्लैक है। सोचो क्या होगा, 5/8 नेक्स्ट, 3/7 नेक्स्ट, 4/6 नेक्स्ट, 2/5। समझ में आया? अच्छा एक सेकंड रुको, प्लस जो सेकंड वाले का होगा वो भी क्या है कि थोड़ा सा ऑर्डर इधर उधर होगा, लेकिन होगा तो सेम ही चीज। तो अगले स्टेप में सीधा क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5/8 इंटू 3/7 इंटू 4/6 इंटू 2/5। सॉल्व करो इसको, देखो कितना आ रहा है। आया किसी का? 1/, हाँ ऐसा ही कुछ आंसर था। 1/7 राइट। आ गया सबका? नेक्स्ट आ जाओ ऑल्टरनेट थ्रो पे। दो मिनट बोर्ड पर देखो फिर से। आप लोगों को जीपी याद है कि नहीं याद है? जीपी का एक्सप्रेशन जो समीशन का होता था उसका चेहरा कैसा था? ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। देखो ऐसा कुछ होता था, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 और ए आर पावर n माइनस 1 एंड द फॉर्मूला वाज ए आर पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 या फिर ए 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इन दोनों में से एक फॉर्मूला होता था। इसमें क्या है कि शुरुआत भी फिक्स है और अंत भी फिक्स है, इसीलिए इसको कहेंगे फाइनाइट जीपी, कि गिनती कर पाएंगे कितना टर्म है इसके अंदर में। लेकिन सपोज करो ऐसा हुआ कि ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 बस चलता गया, अंत है ही नहीं। इस केस में ये जीपी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट जीपी। और ऐसे जीपी का आंसर का फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये याद रखना, समझ में आया? और नेक्स्ट जो अपन क्वेश्चन करने जा रहे हैं वहां पे इसका एप्लीकेशन होगा। ये लिखाओ कि याद रहेगा, लिख लो कोई बात नहीं, लिखो इनफाइनाइट जीपी तीर बनाओ और लिखो ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट डॉट, दिस इज इक्वल टू ए बाई 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला है, ए बाई 1 माइनस आर। ठीक है, अब पढ़ो ऑल्टरनेट थ्रो का क्वेश्चन नंबर 1। हुआ पढ़ना? देखो मेरी तरफ देखो, हो गया रहा, मैं बताता हूं। दो आदमी हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। पहले ना ए को चांस मिलेगा एक सिक्का उछालने का। वो लोग के बीच में एक गेम चल रहा है। गेम थोड़ा अजीब सा है। गेम ये है कि पहले सिक्का ए उछालेगा, अगर सिक्का उछालने के बाद में ए को हेड मिल गया तो ए जीत गया, गेम खत्म, बी को चांस में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ए सिक्का नहीं उछाल पाया देन बी विल गेट चांस एंड बी सिक्का उछालेगा। फिर अगर बी के हेड आ गया तो बी जीत गया, गेम खत्म। यदि बी नहीं उछाल पाया अगेन ए विल गेट चांस, फिर उछालेगा, हेड आया, गेम खत्म, नहीं आया तो फिर बी उछालेगा। और ऐसा हो सकता है कि 6-7 दिन तक गेम चलते रहे, कोई बड़ा बात नहीं है। बात आया समझ? यह है सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में आपको पता करना है कि ए के जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा और बी के जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, धीरे धीरे समझना। लिखो सॉल्यूशन। पहले आप सोच लो कि किसका जीतने का प्रोबेबिलिटी पहले निकालना चाहते हो। ए का निकालते हैं। लिखो P A wins, P
ब्रैकेट के अंदर में ए विंस। अब मेरे तरफ देखो, यदि आप मन में ठान लिए कि ए ही जीतेगा और गेम आपको समझ में आ गया कि गेम क्या चल रहा है, तो सोचो इसको मैथमेटिकल फ्रेमवर्क कैसे दे सकते हैं, हाउ कैन वी थिंक कि मैथमेटिकली क्या हो रहा होगा। शायद ये वाला चीज आप लोग को हेल्प करेगा, ध्यान से सुनना। पी ए और ए डैश बी डैश ए और ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए और डॉट डॉट डॉट। समझने का ट्राई करना। ए अपन मान लें कि इवेंट दैट ए गेट्स हेड एंड बी इज इक्वल टू इवेंट दैट बी गेट्स हेड। बात आया समझ? तो यदि अपन पहले ही मन में ठान लिए कि ए तो जीतेगा ही जीतेगा, तो ए कितने तरीकों से कैसे कैसे ए जीत सकता है, अपन उन केसेस के बारे में सोचेंगे। देयर इज अ चांस कि पहले ही हिट में ए आ गया, मतलब ए के हेड आ गया, ए जीत गया। और अगर ए के पहले चांस में हेड नहीं आया, स्टिल वी वांट कि ए शुड विन, तो अगर ए मिस करेगा तो हम बी को जबरदस्ती मिस कराएंगे और फिर ए को जिता देंगे। फिर अगर ए 2 बार मिस कर गया तो बी भी 2 बार मिस करेगा, ए अपना थर्ड ट्रायल में जीत जाए एंड सो ऑन। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मान चुके हैं कि किसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ए के जीतने का। अब सुनो, ये वाला ये वाला ये वाला, ये सारा का सारा आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, क्योंकि अगर ये हो रहा है तो ये नहीं हो रहा होगा, अगर ये हो रहा है तो वो नहीं हो रहा होगा एंड सो ऑन। तो ये सारा और किस में टूट जाएगा, प्लस में डायरेक्टली। तो पी ए प्लस पी ए डैश बी डैश ए प्लस पी ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश ए प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा, क्वेश्चन क्या चीज का है, कॉइन का। तो इंडिपेंडेंट होगा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट, सीधा टूट जाएगा। क्या आएगा सोचो, पी ए का पी ए छोड़ दो प्लस पी ए डैश इंटू पी बी डैश इंटू पी ए प्लस पी ए डैश पी बी डैश पी ए डैश पी बी डैश और फिर पी ए एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब आप देखो, ए आपने क्या पकड़ा था, इवेंट दैट ए गेट्स हेड। ए कितना सिक्का उछाल रहा है, 1। तो पी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ। पी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ। उस सिचुएशन में पी ए डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ। और पी बी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ। ये दोनों हाफ कैसे आए, 1 माइनस पी ए और 1 माइनस पी बी करके। अब उन वैल्यूज को इसमें बिठा दीजिए। तो हाफ प्लस हाफ का मैं समझता हूं क्यूब हो जाएगा, प्लस हाफ का मैं समझता हूं पावर 5 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। सब में से काम करो, हाफ कॉमन ले लो। वैसे तो क्या कि ये भी जीपी हो गया, इनफाइनाइट जीपी, लेकिन इसका फर्स्ट टर्म सुंदर नहीं है। सुंदर बनाने के लिए आप हाफ कॉमन ले लीजिए। हाफ को कॉमन लेने पे सोचिए क्या होगा, 1 प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस हाफ पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, 1। कॉमन रेशियो कितना है, 1/4। सही कह रहे हैं? तो क्या हो जाएगा आंसर, हाफ ब्रैकेट के अंदर में a/1 माइनस r 1/4। सॉल्व करूं, हाफ इंटू 1/3/4। कटने के बाद फिर एकदम मैनिपुलेशन, तो 2 और ये कटेगा, अल्टीमेटली 2/3। और अगर ए के जीतने का प्रोबेबिलिटी 2/3, तो बी के जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, बी विंस इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस। क्योंकि 2 ही आदमी गेम खेल रहा है, तो 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, थोड़ा आया कि पूरा आया। अच्छा एक काम करो, जो लिखे उस लाइन को काट दो, उसके पहले ये सब भी थोड़ा लिखना पड़ेगा। लिखो पहले ए इक्वल टू इवेंट दैट ए गेट्स हेड, इवेंट दैट ए गेट्स हेड। बी इक्वल टू इवेंट दैट बी गेट्स हेड। नीचे लिखो देयरफॉर पी ए इक्वल टू हाफ, पी बी इक्वल टू हाफ, पी ए डैश इक्वल टू हाफ एंड पी बी डैश इक्वल टू हाफ। पी ए डैश इक्वल टू हाफ एंड पी बी डैश इक्वल टू हाफ। ठीक है, फुल स्टॉप। नीचे लिखो नाउ पी ए विंस, प्रोबेबिलिटी कि ए जीतेगा। ये पूरा कॉपी कर लो, यहां से शुरू करना, यहां खत्म, फिर पी बी विंस, ये इतना पार्ट, फाइनल आंसर। फटाफट कॉपी करो। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2। ऑलमोस्ट सेम ही सिचुएशन है, खाली हल्का हल्का चीज चेंज होगा।
सोचो 2 में क्या होना चाहिए। इस बार ए कैसे जीतेगा? अगर 6 आया तो इवेंट दैट ए गेट्स 6, इवेंट दैट बी गेट्स 6, पी ए कितना हो जाएगा? 1/6, पी बी 1/6, पी ए डैश 5/6, पी बी डैश 5/6। समझ में आ रहा पूरा का पूरा? आगे कहानी सुनो। पी ए का वैल्यू सेम ही रहेगा इसके बाद भी। अगर अपन चाहते हैं कि पी ए जीत जाए तो ये ना जीते, बी ना जीते, फिर ए जीते, ए नहीं, बी नहीं, ए नहीं, बी नहीं, फिर ए, चलते जाएगा। अब वैल्यू भरो क्या होना चाहिए? 1/6 प्लस कहो 5/6 का स्क्वायर सोच लो, दोनों का 5/6 से मिलेगा और उसका फिर से कितना आएगा? 1/6 प्लस 5/6 टू द पावर 4 इंटू 1/6 प्लस डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट सोचो, सुंदर जीपी बनाने के लिए क्या करोगे? 1/6 को कॉमन फेंक दोगे, क्या होगा सोचो? 1 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, चलते जाएगा। आगे देखो 1/6, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है? 1, तो a बाई 1 माइनस आर यानी कि 25/36, बस 1/6 1/11/36 काट पिट करके 6 और ये गया, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 6/11। यहाँ पे 1 माइनस 6/11 दिस इज इक्वल टू 5/11। आया समझ? कॉपी कर लो तेजी से। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हल्का हल्का चेंजेस आएगा और ही बता देता हूं। क्वेश्चन पढ़िए सब लोग। थ्री में टोटल आदमी कितना है? 3, और गेम सेम ही चल रहा है कि 6 आना चाहिए। लिखो a इक्वल टू इवेंट दैट a gets a 6, event that a gets a 6, b equal to event that b gets a 6, c equal to event that c gets a 6, c equal to event that c gets a 6। फिर नीचे लिखना p a wins is equal to, थोड़ा 10 सेकंड सोचो तो क्या होना चाहिए? एक तो a होगा, फिर और के बाद क्या होगा? a डैश b डैश c डैश फिर a, है ना? लिखो p ब्रैकेट के अंदर a और a डैश b डैश c डैश a और a डैश b डैश c डैश a डैश b डैश c डैश फिर से a और डॉट डॉट डॉट। समझ में आया? फिर दिस इज इक्वल टू, एक स्टेप थोड़ा गायब कर दो, सीधा प्लस में आ जाओ। देखो पी ए प्लस पी ए डैश बी डैश सी डैश ए प्लस पी ए डैश बी डैश सी डैश ए डैश बी डैश सी डैश ए प्लस डॉट डॉट डॉट। दिस इज इक्वल टू, अच्छा जरा ऊपर आ जाओ एक बार वापस से। आपने जो ए बी सी को डिस्क्राइब किया है उस हिसाब से पी ए कितना होगा? 1/6, पी बी 1/6, पी सी 1/6 और इनका डैश 5/6 5/6 5/6। ये घर पे भर लेना, नीचे सीधा भरो। दिस इज इक्वल टू 1/6 प्लस क्या लिखना चाहिए? 5/6 का क्यूब, क्योंकि 3 बार होगा, इंटू 1/6 प्लस 5/6 पावर 6 इंटू 1/6 प्लस डॉट डॉट डॉट। दिस इज इक्वल टू 1/6 कॉमन ले लो, सो 1 प्लस 5/6 का क्यूब प्लस 5/6 पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी आपको लग रहा होगा इनफाइनाइट जीपी, नीचे लिखो दिस इज इक्वल टू 1/6 ब्रैकेट 1/1 माइनस 125/216, 125/216। सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। (36 by 91) 36 by 91। नेक्स्ट लिखूं इसमें, अच्छा एक बार मेरे तरफ देखो, अगर 2 आदमी का केस होता तो एक का निकाल लिया, दूसरे का 1 माइनस कर देते, लेकिन यहां कितना आदमी का केस है? 3 आदमी का, तो कम से कम एक आदमी और निकालना पड़ेगा। लिखूं
P B wins। अच्छा P B wins थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, धीरे धीरे समझना। अगर B को जिताना चाहते हो लेकिन स्टार्ट तो A ही करेगा, तो कैसा केसेस होना चाहिए? A डैश B, फिर और A डैश B डैश C डैश A डैश फिर B और डॉट 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 लिखो। दिस इज इक्वल टू P ब्रैकेट के अंदर में A डैश B और A डैश B डैश C डैश A डैश B, और मत लिखो, डॉट 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 दे दो, खराब ही लगेगा लिख के। ये एक और लिख लो, थोड़ा मतलब क्लियर होगा कैलकुलेशन उससे, नहीं तो फिर नहीं भी समझ में आ सकता। ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश सी डैश, फिर से ए डैश बी। गिनती इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कितना डैश आया है। दिस इज इक्वल टू पी ए डैश बी प्लस पी ए डैश बी डैश सी डैश ए डैश बी प्लस पी ए डैश बी डैश सी डैश ए डैश बी डैश सी डैश ए डैश बी प्लस डॉट डॉट डॉट। हो गया? एक बार पेन छोड़ो, बोर्ड पर देखो। पहले वाले में नंबर क्या भरोगे? इसको सब लोग बताने का ट्राई करो, बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। 5/6 इंटू 1/6 प्लस 1 2 3 4 यानी कि 5/6 पावर 4 इंटू 1/6 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 5/6 पावर 7 डिवाइडेड बाय सॉरी इंटू 1/6 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो ये इनफाइनाइट जीपी है नो डाउट, लेकिन सुंदर है कि बदसूरत है? बदसूरत है। सुंदर बनाने के लिए 5/36 या छोड़ो, नहीं 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 वैसे बात नहीं करेंगे। 5/6 इंटू 1/6 ही सोचो तो समझ में ज्यादा आएगा। पहले में क्या बचेगा? 1, फिर क्या बचेगा? प्लस एक ये गया एक ये गया, क्या बचेगा? 5/6 का होल क्यूब प्लस 5/6 का होल टू द पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। बस सेम ही कैलकुलेशन है। 5/36 इंटू इस बार आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 125/216। करो फटाफट। थर्टी बाई 91, यस हो गया। नीचे लिखो दिस इज इक्वल टू आया कितना बताओ? 30/91 आना चाहिए। फिर नीचे लिखो नाउ पी सी विंस इज इक्वल टू 1 माइनस 36/91 माइनस 30/91, ये ले ली और आंसर लिख लो 25/91, 25/91। बस नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी, और ये हेडिंग लिख के ना थोड़ी देर के लिए कॉपी बंद कर लो। आराम से बोर्ड पर देखो तो बहुत ही ग्रैंड चीज है टोटल प्रोबेबिलिटी, अच्छे से समझने का ट्राई करना। मैं 2 सिचुएशन लेता हूं आप लोग के लिए। पहले सिचुएशन में अपने पास में 3 बैग हैं। पहले बैग में मान लो 5 लाल गेंद 3 काला गेंद, 2 लाल 10 काला, 7 लाल 3 काला, ये गेंद है। एंड आप मान लो कि ऐसे 3 बैग के सामने खड़े हो और आपको बॉल निकालना है। एक बॉल निकालने का चांस मिलेगा। कोई यदि आपसे पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ब्लैक बॉल निकलेगा, तो क्या बोलोगे? हाँ बोलो बोलो बोलो, जो भी मन में है। 8C3 3C1। चलो ठीक है, आएंगे थोड़ी देर बाद में आएंगे। आंसर क्या है मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। सिचुएशन समझ में आया? पक्का? अच्छा क्या ऐसा कह सकते हैं कि एक काला बॉल निकलना है? एक मैं पूछता हूं कि ये आंसर हो सकता है कि नहीं, कि 3/8 प्लस 10/12 प्लस 3/10, ये होना चाहिए शायद कि नहीं होना चाहिए? तो आप बोलो मल्टीप्लाई कर दें, ये कुछ नहीं करें,
सवाल समझ में आया कि नहीं आया? 3 बैग सामने पड़ा हुआ है आपके और आपको क्या कि शांति से एक बॉल निकालने का मौका मिला है, पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल विल बी ब्लैक। ठीक है, यही सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक, पहले बैग से ब्लैक बॉल निकलेगा, उसका चांस है 3/8, दूसरे से निकलेगा 10/12 एंड तीसरे से निकलेगा 3/10। क्या ये आंसर है इस चीज का कि ब्लैक बॉल निकलने का टोटल प्रोबेबिलिटी इतना? इनको जोड़ देंगे या इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये घटा देंगे, ये एकदम बेकार है सर, कोई काम नहीं है इसका। ठीक है, देखेंगे थोड़ी देर के बाद, रहने दो उसको यहीं पे। दूसरा सिचुएशन सोचो, ये जी मतलब आपका घर और आई मतलब अपना इंस्टीट्यूट। ठीक है, जी से आई पहुंचने का रास्ता नंबर 1, जी से आई पहुंचने का रास्ता नंबर 2 एंड जी से आई पहुंचने का रास्ता नंबर 3। एकदम ध्यान से सोचो। अब एक बार के लिए फर्स्ट सिचुएशन को दिमाग से निकाल बाहर फेंको, कोई जरूरत ही नहीं है उसका, आप यहां कंसंट्रेट करो। आप अपने घर पे हैं और आपको इंस्टीट्यूट पहुंचना है। आपके पास में आने के लिए एक रास्ता है, आपके पास में आने के लिए 2 रास्ता है और आपके पास में आने के लिए 3 रास्ता है। रास्ता 1 से अगर आप आते हैं तो आप टाइमली इंस्टीट्यूट पहुंचेंगे, प्रोबेबिलिटी स्मॉल p1। आप रास्ता 2 फॉलो करने पे टाइमली इंस्टीट्यूट पहुंच जाएंगे, प्रोबेबिलिटी स्मॉल p2 एंड रास्ता 3 से टाइमली इंस्टीट्यूट पहुंचेंगे, प्रोबेबिलिटी स्मॉल p3। व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी दैट यू विल रीच इंस्टीट्यूट ऑन टाइम? सवाल फिर दोहरा लेता हूं। जी मतलब क्या है? घर। आई मतलब इंस्टीट्यूट। घर से इंस्टीट्यूट आने के लिए रास्ता कितना है? 3 रास्ता है। पहले रास्ते से यदि आप आते हैं तो इंस्टीट्यूट टाइमली पहुंच जाएंगे, प्रोबेबिलिटी इज स्मॉल p1। दूसरे रास्ते से यदि आए टाइमली पहुंच जाएंगे, प्रोबेबिलिटी इज स्मॉल p2। तीसरे रास्ते से यदि आए तो टाइमली पहुंच जाएंगे, प्रोबेबिलिटी स्मॉल p3। नाउ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी दैट यू विल रियली रीच द इंस्टीट्यूट ऑन टाइम? p1 प्लस p2 प्लस p3। तो फिर वहां पे भी तो हमको जोड़ लेना चाहिए था। ये ठीक है, उसको मिक्स नहीं करेंगे, रहने दो रहने दो। नहीं वो मैं बता थोड़ी ना, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे कि आंसर क्या होगा। मैंने नहीं बोला कि p1 प्लस p2 प्लस p3 आंसर है, मैं आपको बस सिचुएशन बता रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। सिचुएशन एक बार और दोहराता हूं। जी मतलब घर, आई मतलब इंस्टीट्यूट। घर से इंस्टीट्यूट आना मतलब जाना है, टाइमली जाना है, ये काम है आपका। उस काम को करने के लिए, उस काम को अंजाम देने के लिए एक रास्ता अवेलेबल है R1, एक रास्ता अवेलेबल है R2, एक रास्ता अवेलेबल है R3। चाहे आप इससे आइए देन टाइमली पहुंचेंगे, प्रोबेबिलिटी स्मॉल p1। इससे आएंगे टाइमली पहुंचेंगे, प्रोबेबिलिटी स्मॉल p2। इससे आएंगे टाइमली पहुंचेंगे, प्रोबेबिलिटी स्मॉल p3। नाउ आई एम आस्किंग यू कि व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी दैट यू विल रीच द इंस्टीट्यूट ऑन टाइम? क्या होना चाहिए? बोल बोलो। 1/3 क्यों लगा रहा है? हाँ, वो है इंटेलिजेंट बच्चा। बाकी मतलब कि हाँ, 100 में से 99 आदमी यही बोलता है कि सर p1 प्लस p2 प्लस p3 कर लीजिए। लेकिन आप ना प्रैक्टिकली एक चीज सोचो, जब घर से कदम बाहर रखोगे तो दिमाग में पहले ये थोड़ी है कि उसी रास्ता से जाना है। पहले तो यह है कि तीनों रास्ता है, किससे जाएं। पता है समझ? यहाँ पे 2 आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी दैट यू विल रीच इंस्टीट्यूट ऑन टाइम। आप यहाँ पे देखो साइमल्टेनियसली आप 2 काम कर रहे हो। एक रास्ता फॉलो करने पे टाइमली पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, वो उसका जो प्रोबेबिलिटी है उसका रोल बाद में आएगा। पहला रोल है कि रास्ता लोगे कौन सा। बात आया समझ? जैसे ही घर से निकले आप, पहले आपके दिमाग में क्या आएगा कि किसी एक रास्ता को फॉलो करें। एक तो वहीं पे प्रोबेबिलिटी का काम है कि पहले इस 3 में से किसी एक रास्ते को चुनो और रास्ता चुन लेने के बाद में उस पर्टिकुलर रास्ते से काम करो। कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी होना क्या चाहिए, ध्यान से समझना। हाँ, W इज योर वर्क, और वर्क का मतलब है रीच इंस्टीट्यूट ऑन टाइम, दिस इज W। ठीक है, अब यहां पे अपन निकालना चाह रहे हैं व्हाट इज P ऑफ W, कि W विल बी डन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ना। W कैन बी डन बाय सेवरल पॉसिबल वेज। ठीक है, एंड जब कभी भी आपके पास में एक काम है जिसको अंजाम देने के लिए एक से बहुत ज्यादा रास्ता होता है आपके पास, और जबकि हर रास्ता से काम हो सकता है, इन दैट केस ऑलवेज व्हाट वी डू, फर्स्ट वी सिलेक्ट रास्ता। मान लो कि 3 था, 3 में से मैं मन में पहले मानता हूं कि मैं तो रास्ता 1 फॉलो करूंगा, तो पहले रास्ता चुनेंगे और फिर काम करेंगे उस रास्ते से। ये एक काम, मतलब एक चांस हुआ है।
प्लस फिर दूसरा रास्ता भी चुनेंगे, क्योंकि कौन बोल रहा है कि दूसरे रास्ते से काम नहीं हो सकता, तो फिर दूसरा रास्ता सेलेक्ट करो, पी आर टू इंटू पी ऑफ डब्ल्यू बाई आर टू प्लस पी ऑफ आर थ्री इंटू पी ऑफ डब्ल्यू बाई आर थ्री। देखो समझ में आया कि नहीं आया? इसको हम लोग कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। इसका मेन रोल ये है कि whenever you have a work W to be done which can be done by several possible ways, जिसका 2 या 2 से ज्यादा या 3 या 4 बहुत सारा रास्ता है उस काम को करने का, आप चाहे कोई भी रास्ता फॉलो करिए, देयर इज अ चांस कि काम हो जाएगा। इन दैट केस काम को करने का जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो तरीका ये होता है कि P ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी वर्क डन इज इक्वल टू सेलेक्ट वन वे, डू द वर्क बाय दैट वे, सेलेक्ट अनदर वे, डू द वर्क बाय दैट वे। मतलब पी डब्ल्यू बाई आर टू का मतलब क्या हुआ कि आप काम तो डब्ल्यू कर रहे हैं लेकिन कौन से रास्ते से, आर टू से। फिर सेलेक्ट अनदर वे, डू द वर्क बाय दैट वे एंड सो ऑन। एक रास्ता अगर और होता तो मैं बोलता कि पी आर फोर इंटू पी डब्ल्यू बाई आर फोर। एक और होता तो मैं क्या बोलता, पी आर फाइव इंटू पी डब्ल्यू बाई आर फाइव। बात आया समझ? सेम डिलेमा आपके माइंड में वहां पे भी रहेगा। अब उसके बारे में सोचो, जब आपको मैं बोल दूं कि भैया देखो 3 बैग है, पहला बैग, दूसरा बैग, तीसरा बैग, पहले का कुछ कॉम्पोजिशन है, दूसरे का कुछ कॉम्पोजिशन है एंड तीसरे का कुछ कॉम्पोजिशन है। मैं बोलूं कि देखो ऐसा करो कि हाथ घुसाओ, एक बॉल निकालो। मैंने ये नहीं बोला कि कौन से बैग से निकालो, मैंने बोला कि बस निकालो और बताओ कि व्हाइट बॉल निकलेगा, उसका टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो आप सोचो कि आपका ब्रेन कैसे चलेगा। आपके ब्रेन में पहला क्वेश्चन आएगा कि कौन से बैग में हाथ घुसाएं। क्लियर है? अब कौन से बैग में हाथ घुसाएं, हाथ 3 जगह घुसा सकते हो, 3 बैग है आपके पास, तो वो हो गया 3 रास्ता। काम आपका है कि निकलने वाला बॉल क्या होना चाहिए, ब्लैक, वो वर्क है। लेकिन उस वर्क को करने के लिए आपके पास रास्ता कितना है, 3। मतलब ये सवाल हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी का कि एक काम था, उसको करने के लिए एक ही ऑप्शन नहीं है, 3 ऑप्शन है। अब मान लो कि ये 2 बैग नहीं होता, सिर्फ यही बैग होता, फिर ये सब फालतू बात होकर मतलब ही नहीं था। फिर तो सीधा एक बैग है, हाथ घुसा बॉल निकालो, प्रोबेबिलिटी हो गया 3/8, बात खत्म। लेकिन जब एक ही काम को करने के लिए एक से ज्यादा रास्ता उपलब्ध है तो हर रास्ता को कंसीडर करेंगे। और पहला क्वेश्चन माइंड में क्या आएगा कि फर्स्ट बैग से निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, वो नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन है कि बैग कौन सा चुने, एंड वहीं पे एक प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। अब यहां पे होगा कि W का मतलब है ब्लैक बॉल कम्स आउट, R1 का मतलब है बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, R2 का मतलब है बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग, R3 का मतलब है बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम थर्ड बैग। बात आया समझ? एंड अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी दैट ब्लैक बॉल विल बी ड्रॉन, क्या आंसर दोगे? P ऑफ R1 इंटू पी ऑफ W बाई R1 प्लस पी ऑफ R2 इंटू पी ऑफ W बाई R2 प्लस पी ऑफ R3 इंटू पी ऑफ W बाई R3। अब जनरली ये जो रास्ता वाला बात है ना, इसमें क्या है कि कभी कभी तो आपको क्वेश्चन में ही रास्ता चुनने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ रहेगा। मतलब आपको ऐसा बोला हुआ रहेगा कि यू विल चूज रास्ता 1, उसका प्रोबेबिलिटी है हाफ, यू विल चूज रास्ता 2, उसका प्रोबेबिलिटी सपोज करो 2/3, एंड यू विल चूज रास्ता 3, उसका प्रोबेबिलिटी है 1/3। ये पहले से बोला हुआ रहेगा। इन दैट केस पी R1 का वैल्यू, पी R2 का वैल्यू, पी R3 का वैल्यू आपको दिया हुआ है। लेकिन कभी कभी रैंडम क्वेश्चंस में या नॉर्मल क्वेश्चंस में कुछ बोला हुआ नहीं रहता है, बस बोला हुआ कि देखो 3 बैग है, बॉल निकालो, एक बॉल निकालो, वो ब्लैक निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब हम देखिए कि भैया बॉल तो कहीं से भी निकाल सकते, 3 रास्ता है और रास्ता का प्रोबेबिलिटी अगला दिया नहीं है हमको। तो यदि रास्ता का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ नहीं रहे और आपके पास में उसी काम को अंजाम देने के लिए एक से ज्यादा रास्ता हो, उस टाइम पे सारा रास्ता को इक्वली लाइकली पकड़ के चलो। जैसे 3 रास्ता अगर है तो मैं मन में सोचूंगा कि पहला रास्ता चुनने का प्रोबेबिलिटी 1/3, दूसरा रास्ता चुनने का प्रोबेबिलिटी 1/3, चौथा रास्ता चुनने का प्रोबेबिलिटी 1/3। जैसे ये सिचुएशन बताया हुआ है, सपोज करो कि मैं एक रास्ता और ले लूं, मान लो कि एक R4 भी है अपने पास और R4 से काम पे पहुंचने का प्रोबेबिलिटी P4 है और मैं कुछ नहीं बता रहा हूं आपको। तो आपके लिए यहाँ पे PW का एक्सप्रेशन क्या होगा, PR1 इंटू PW बाई R1 प्लस PR2 इंटू PW बाई R2 प्लस PR3 इंटू PW बाई R3 प्लस PR4 इंटू PW बाई R4। PR1, R2, R3 एंड R4 का वैल्यू यदि मैं नहीं दूं तो आप कितना मानोगे? 1/4, 1/4, 1/4। जितना रास्ता है सब इक्वली लाइकली। तो 4 रास्ता अगर है तो उनमें से किसी एक को चुनने का प्रोबेबिलिटी 1/4, अगर कोई बात क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है। यहां पे सोचो अगर ये सेम सिचुएशन होता तो आपका फाइनल आंसर का एक्सप्रेशन कैसा होता इसके हिसाब से, 1/4 इंटू स्मॉल p1 प्लस 1/4 इंटू स्मॉल p2 प्लस 1/4 इंटू स्मॉल p3 प्लस 1/4 इंटू स्मॉल p4।
आया समझ के नहीं आया समझ? क्या अब वहां वाला आंसर दे पाओगे? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉ अ ब्लैक बॉल? बोलो 1/3 इंटू 3/8 प्लस 1/3 इंटू 10/12 प्लस 1/3 इंटू 3/10। आया समझ कि नहीं आया समझ? जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन मिले जहां आपको बोला जाए कि देखिए ऐसा काम करिए, कोई एक काम रहेगा कि ये करो, और जो काम आपको करने के लिए बोला जाएगा आप देखेंगे कि उसी को करने का एक नहीं एक से बहुत ज्यादा तरीका एग्जिस्ट करता है। तो वैसा क्वेश्चन हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, उसमें करना क्या है, सबसे पहले जो काम आपको करने के लिए बोला गया है उसको बोलो कि ये W है, W इज इक्वल टू ये करना है हमको। फिर जितना आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है उन सबको आप मान लो कि ये हमारा R1 है, इससे कर सकते हैं, ये हमारा R2 है, इससे कर सकते हैं, ये हमारा R3 है, इससे कर सकते हैं, और सारा R मतलब दिमाग में सेट करना रास्ता, W मतलब वर्क और R मतलब रास्ता। जितना रास्ता है सबको मेंशन कर लो। W करने का टोटल तरीका रास्ता चुनो काम करो। याद रखना कि जब एक ही काम के लिए एक से ज्यादा रास्ता होता है कभी भी काम डायरेक्टली होता ही नहीं है। काम करने के पहले दिमाग में हम चुनते हैं कि कौन से रास्ते से करेंगे, इसीलिए इसका तरीका होगा रास्ता चुनो काम करो प्लस रास्ता चुनो काम करो प्लस रास्ता चुनो काम करो एंड सो ऑन। जितना रास्ता है सबके लिए एक फैक्टर आते जाएगा। रास्ता चुनने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि क्वेश्चंस में दिया हुआ रहे, अगर दिया हुआ रहे तो जो भी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी अगर दिया है उसी को हम लोग यूज करेंगे। एंड यदि रास्ता चुनने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ नहीं है तो जितना रास्ता है सबको इक्वली लाइकली मानो और आगे प्रोसीड करो। आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा आया कि पूरा आया? बोलो। हाँ नहीं, आप रास्ता चुनने के बाद में काम आपके उस रास्ते से हो जाएगा उसका प्रोबेबिलिटी श्योरली दिया हुआ रहेगा। हाँ वो आपको ब्लैंक नहीं छोड़े, नहीं उसको एज्यूम नहीं करेंगे। लेकिन रास्ता जितना अवेलेबल है, रास्ता चुनने का प्रोबेबिलिटी दिया भी हो सकता है नहीं भी दिया हो सकता है। एक बार रास्ता चुन लिए फिर उससे काम होगा उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा दिया हुआ रहेगा। क्लियर है पूरा सिचुएशन कि नहीं? कि और एक एग्जांपल से समझाएं? हो जाएगा, लिखो। if there is a work W, if there is a work W which can be done by several possible ways, say R1, R2, R3, R4, dot with probabilities of being completed by them as small p1, small p2, small p3, small p4, dot respectively, then total probability of the work W being done will be given by नीचे लिखना P W is equal to लिखना P R1 into P W by R1 plus P R2 into P W by R2 plus P R3 into P W by R3 plus P R4 into P W by R4 plus dot. नीचे लिखो नोट में लिखना in some questions PR1, PR2, PR3 dot will be given.
in those situation use the given value, full stop. But if it is not given, then assume it to be equally likely, full stop. ठीक है, पढ़ो तो अच्छे से एक बार, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। हो गया। अच्छा, इसका हॉलमार्क क्या होगा? कोई क्वेश्चन को पढ़े कैसे समझ में आएगी? टोटल प्रोबेबिलिटी ही है। एक काम, जो काम करना है वो बहुत तरीके से हो सकता है। ठीक है, पढ़ो, शीट पर आ जाओ तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1। W और R1, R2, R3 से पहचानने का ट्राई करना। W बताओ पहले, क्या काम? यस, जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा है। अरे W मतलब वो काम जिसका प्रोबेबिलिटी पूछा है आपसे। यहां किसका प्रोबेबिलिटी पूछा है? कि स्टूडेंट अराइव्स लेट। लिखो W इज इक्वल टू, एकदम ध्यान से धीरे धीरे समझते हुए जाना, कुछ नहीं समझ में आया तो रोक के पूछना। लिखो W इज इक्वल टू स्टूडेंट अराइव्स लेट, इन क्लास भी लिख सकते हो, इन क्लास, स्टूडेंट अराइव्स लेट इन क्लास, फुल स्टॉप। अब सोचो R1 comes by train, R1 is equal to student comes by train, R2 is equal to क्या? बस, student comes by bus, R3 is equal to student comes by scooter, R4 is equal to other means, ठीक है। अब ना शांति से एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लो, उसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं। हो गया पढ़ना? अच्छा, एक बात बताओ, सवाल में कहीं पे भी PR1, PR2, PR3, PR4 का वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। कितना कितना दिया बताओ? गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत। 3/10 नहीं है। आप लैंग्वेज पढ़िए अच्छे से। द प्रोबेबिलिटीज दैट ही विल बी लेट आर 1/4, 1/3, 1/12। ये क्या है? ये PR1 है क्या? ये PR1 नहीं, ये क्या है फिर? PW/R1 है। PR1 क्या होगा? 3/10, 1/5, 1/10, 2/5। लिखो इस बात को। PR1 इक्वल टू 3/10, 3/10, PR2 इज इक्वल टू 1/5, PR3 इज इक्वल टू 1/10, PR4 इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, एक बार मेरी तरफ देखो। PR1 का वर्बल मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन। PR2 का वर्बल मीनिंग ही कम्स बाय बस, PR3 का कम्स बाय स्कूटर, एंड PR4 का ही कम्स बाय सम अदर मीन्स। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स। व्हाट डू वी मीन बाय PW/R1? मीनिंग बताना, नंबर नहीं। व्हाट इज द वर्क हियर? ही इज लेट। तो एकदम डिटेल में यदि बोलेंगे तो शायद ये कहेंगे कि स्टूडेंट इज लेट गिवन दैट ही केम बाय ट्रेन। PW/R1 का मतलब, चीजों का मतलब समझते जाना, बहुत सिंपल चीज है ये। ठीक, लिखिए PW/R1, पहले वैल्यू भर लीजिए फिर डिस्कशन करेंगे। इज इक्वल टू 1/4, PW/R2 इज इक्वल टू 1/3, PW/R3
इक्वल टू 1/12 एंड PW/R4 इक्वल टू 0, क्योंकि अदर मीन से वो लेट होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो मेरे तरफ देखो फिर से, हमको बताओ कि W/R1 का मतलब क्या है? लेट होगा ट्रेन से आएगा। W/R2 का मतलब लेट होगा बस से आएगा। W/R3 का मतलब लेट होगा स्कूटर से आएगा। और W/R4 का मतलब लेट होगा अदर मीन से आएगा। भगवान के जैसे प्रोबेबिलिटी 0 है उसका। मीनिंग तो यही है कि लेट होगा और अदर मीन से आएगा, लेकिन अदर मीन से लेट हो नहीं सकता, इसीलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा आया कि पूरा आया? फिर से पूछते हैं, यहां पे W का मतलब क्या था? लेट होना। R1 का मतलब ट्रेन से आना। R2 का मतलब बस से आना। R3 का मतलब स्कूटर से आना। R4 का मतलब अदर मीन से आना। W/R1 का मतलब लेट होना ट्रेन से। W/R2 का मतलब लेट होना बस से। W/R3 का मतलब लेट होना स्कूटर से। W/R4 का मतलब अच्छा हाँ, लेट मतलब अदर मीन्स से। वो 0 अलग बात है, लेकिन अदर मीन्स से लेट होना, ये इसका मतलब। अब हमको देखो काम करना था W, जिसके लिए बहुत सारा रास्ता उपलब्ध था। ऐसे सिचुएशन में W करने का तरीका क्या होता है कि W को अगर बहुत रास्तों से कर सकते हैं, तो W करने के लिए सबसे पहले पहला रास्ता चुनो, उस रास्ते से काम करो, प्लस दूसरा रास्ता चुनो, उस रास्ते से काम करो, प्लस तीसरा रास्ता चुनो, काम करो, चौथा रास्ता चुनो, काम करो, सबको जोड़ दो। जोड़ के जो मिलेगा वो टोटल प्रोबेबिलिटी। आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। तो यहां पे फॉर्मूला क्या लिखोगे? लिखो PW इज इक्वल टू ध्यान से लिखना, PR1 इंटू PW/R1 प्लस PR2 इंटू PW/R2 प्लस PR3 इंटू PW/R3 प्लस PR4 इंटू PW/R4। वैल्यू बिठाओ और कैलकुलेट करके बताओ तो कितना आ रहा है। थोड़ा तेजी से करना। 3/20। हाँ, हो गया। आया सबका 3/20? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो तो, और 2 पढ़ के सोच के बताओ कि यहां पे W क्या है, R1, R2, R3 क्या है। W क्या होगा? कॉइन बीइंग गोल्ड या ड्रॉइंग अ गोल्ड कॉइन। लिखो W इज इक्वल टू ड्रॉइंग अ गोल्ड कॉइन। W इज इक्वल टू ड्रॉइंग अ गोल्ड कॉइन। ठीक है। R1 बोलो, इट केम फ्रॉम बॉक्स 1। R2 बोलो, इट केम फ्रॉम बॉक्स 2। R3 बताओ, इट केम फ्रॉम बॉक्स 3। लिखो R1 इज इक्वल टू इट केम फ्रॉम बॉक्स 1। R2 इज इक्वल टू इट केम फ्रॉम बॉक्स 2। R3 इज इक्वल टू इट केम फ्रॉम बॉक्स 3। नहीं, वो अपने आप ही काउंट कर लेगा, 0 आ जाएगा, टेंशन मत ले। तो भी लिखता जा बस। हो गया। अब नीचे लिखो, या नीचे लिखो नहीं, मेरे तरफ देखो। सब लोग पेन छोड़ो हाथ से। फिर से बताओ W क्या है यहाँ पे? गोल्ड कॉइन निकलना। वो कौन से बैग से कॉइन आ सकता है? गोल्ड हो नहीं हो बात का बात है, कॉइन आ सकता है। बस कितना बैग है? 3 बैग है। मतलब काम को करने का रास्ता कितना? 3 रास्ता है। रास्ता सबका नाम दे दिए। R1 का नाम क्या दिए? बॉक्स 1 से कॉइन आया होगा। R2 का नाम क्या दिए? बॉक्स 2 से कॉइन आया होगा। एंड R3 का नाम क्या दिए? बॉक्स 3 से कॉइन आया होगा। क्या यहाँ पे R1, R2 और R3 से रिलेटेड कोई प्रेफरेंशियल प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? नहीं दिया हुआ। टोटल रास्ता कितना है? 3। तो क्या सबको इक्वली लाइकली मान के चलेंगे? लिखिए क्लियरली PR1 इज इक्वल टू PR2 इज इक्वल टू PR3 इज इक्वल टू 1/3। ये तो हो गया एक बात। अब नेक्स्ट PW/R1। वैल्यू मत बताना, हमको पहले वर्बल मीनिंग बताओ कि गोल्ड कॉइन आया है पहले बॉक्स से। लिखो PW/R1, और जब मीनिंग समझ में आ गया तो नंबर बताओ। अब कॉम्पोजिशन क्या था उसमें?
दोनों गोल्ड है, लिखो 2/2 इज इक्वल टू 1। फिर मेरे तरफ देखो, PW/R2 का मतलब बताओ। गोल्ड कॉइन आया है सेकंड बैग से, लेकिन वो तो आ नहीं सकता शायद, 0 लिखो। PW/R2 इज इक्वल टू 0। फिर PW/R3 का वर्बल मीनिंग, गोल्ड कॉइन आया है थर्ड बैग से, क्या होगा? हाफ, 1/2। समझ में आया? और PW का मतलब फिर फॉर्मूला लगा दो, PW इज इक्वल टू PR1 इंटू PW/R1 प्लस PR2 इंटू PW/R2 प्लस PR3 इंटू PW/R3। वैल्यू बिठाओ, आंसर बताओ। हाफ आना चाहिए, यस। हो गया? कॉपी में पेन डालो, कॉपी बंद करो फटाफट। हाफ आ जाएगा, छोड़ दो। संजीवन बंद कर ले, छोड़। देखो मेरे तरफ देखो, क्या टॉपिक पढ़ रहे थे अभी हम लोग? टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या हॉलमार्क साइन ऐसा कि ये देखते ही ये करना पड़ेगा? एक काम, उसको करने का बहुत सारा रास्ता, और वो काम हर रास्ते से हो सकता है। ठीक, अच्छा। टोटल प्रोबेबिलिटी का लॉजिक ये था कि देयर इज वन वर्क W एंड देयर आर सेवरल पॉसिबल वेज बाय विच W कैन बी कंप्लीटेड। और हम लोग अपने दिमाग में एनालॉजी बिठाएं कि काम मतलब W, रास्ता मतलब R1, R2, R3, R4 डॉट डॉट डॉट, जितना भी हो जाएगा। ठीक है। अगर W बाकी है, कि जैसे यहां पे था कि घर से इंस्टीट्यूट पहुंचना है, ये आपका W है। W मीन्स रीचिंग इंस्टीट्यूट ऑन टाइम। रास्ता 1, रास्ता 2, रास्ता 3, रास्ता 4। तो इंस्टीट्यूट घर से टाइम से पहुंच गए, उसका टोटल प्रोबेबिलिटी तो ये था। आई होप कि ये सबको समझ में आया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कि दोबारा इसको एक्सप्लेन करें। यहाँ पे W का मीनिंग पढ़ो तो जोर से क्या है? रीचिंग इंस्टीट्यूट ऑन टाइम। W करने का टोटल पॉसिबल रास्ता 4, तो पहले रास्ता चुना, पहले रास्ते से काम किया। दूसरा रास्ता चुना, दूसरे रास्ते से काम किया। रास्ता चुना, काम किया, रास्ता चुना, काम किया। मैंने आपको क्वेश्चंस में दिखाया कि देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। 1 कि रास्ता चुनने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, एंड ऐसा भी हो सकता है कि नहीं दिया हुआ रहे। अगर दिया हुआ है तो जितना जितना दिया हुआ है उतना उतना लेंगे, और अगर नहीं दिया हुआ तो सारे रास्ते को इक्वली लाइकली मान लेंगे। 4 है तो 1/4, 1/4, 1/4, 3 है तो 1/3, 1/3, 1/3, 2 होता तो हाफ हाफ, 5 होता तो 1/5 करके लेते। लेकिन ये जो काम करने का प्रोबेबिलिटी है कोई रास्ता चुनने के बाद, वो प्रोबेबिलिटी हमेशा आपको अच्छे से दिया हुआ रहेगा हर क्वेश्चन। क्लियर है यहां तक बात? अब ना मैं आपको एक नया सिचुएशन बताता हूं, और सोचिएगा कि उसमें क्या होना चाहिए। ठीक है। G मतलब आपका घर था, I मतलब आपका इंस्टीट्यूट था। काम का मतलब था कि आपको इंस्टीट्यूट टाइम से पहुंचना है। ये W का डिस्क्रिप्शन था। आप 4 रास्ते से आ सकते थे। अगर इसको फॉलो करते तो प्रोबेबिलिटी बस P1, इसको फॉलो करने पे P2, फॉलो करने पे P3, फॉलो करने पे P4। नाउ व्हाट हैपेंड कि यू केम इंस्टीट्यूट ऑन टाइम, आप आ गए अब। ठीक है। नाउ आई एम ट्राइंग टू आस्क कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आप रास्ता 2 से आए थे। फर्स्टली द क्वेश्चन वाज कि काम था इंस्टीट्यूट टाइम से पहुंचो, 4 रास्ता अवेलेबल था, तो अपन क्या कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब सवाल है कि भैया इंस्टीट्यूट टाइम से पहुंचना था, वो आप पहुंच गए। ठीक है। और जो आप पहुंचे इंस्टीट्यूट, उसके लिए 4 रास्ता था आपके पास। अब मैं जानना चाहता हूं कि आप आ तो गए टाइम से, लेकिन आप रास्ता 2 से आए होंगे, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? सोचो, हमारा प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल बाय टोटल। आपका जो काम है ना, वो बहुत रास्ते से हो सकता था, उसका टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो ये है। अब मैं इस बात को जानने में इंटरेस्टेड हूं कि आप काम तो कर लिए, काम आप रास्ता 2 से किए होंगे, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो क्या इसको भी मन में ऐसा सोचे कि फेवरेबल बाय टोटल कर ले? जो काम आप किए उसको टोटल करने का तरीका ये। फेवरेबल यदि मैं पूछ रहा हूं कि रास्ता 2 से आए हो, मतलब रास्ता 2 का प्रोबेबिलिटी ऊपर, तो क्या लिखना चाहिए हमको बताओ? PR2 इंटू PW/R2 बाई, मैं TP लिख देता हूं, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। जरा सोचो इसका लेफ्ट हैंड साइड कैसा होना चाहिए। अब मैं क्या मान के चल रहा हूं कि काम हो गया कि काम नहीं हुआ है? काम तो हो गया। और मैं क्या चीज में इंटरेस्टेड हूं कि काम रास्ता 2 से हुआ होगा, तो यहां हम लोग को लिखना चाहिए, देखो काम हो गया है, हम जानना चाहते हैं कि रास्ते 2 से काम हुआ। आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा है कि पूरा है? पक्का? मान लो कि मैं इंटरेस्टेड हूं रास्ता 3 से काम हुआ हो, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा?
और यहां पे क्या परिवर्तन आएगा? रास्ता 4 में R4 बाई डब्ल्यू, पी आर फोर इंटू पी डब्ल्यू बाई R4 बाई टोटल प्रोबेबिलिटी। नहीं समझ में आया? थोड़ा है कि पूरा है? इसको कहते हैं बेस थ्योरम। बोल पी, ये अरे काम तो करेगा ना। हाँ नहीं, अपन तो दोनों बात मान रहे, काम कंप्लीट भी हुआ, रास्ता चुन के मान लिया काम ही नहीं हुआ हो, तब ये भी तो मान रहे कि काम हो भी गया है। ठीक है, मतलब एक्चुअल में सिर्फ ये नहीं कि रास्ता 3 से जा रहे हैं, रास्ता 3 से काम कंप्लीट हुआ है, उसका प्रोबेबिलिटी है। बात आया समझ? दिस इज कॉल्ड बेस थ्योरम। तो यहां पे देखो, मैं दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझाता हूं। टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि एक काम है, काम को करने का बहुत सारा रास्ता, काम हुआ नहीं है, काम पहले से भी हो सकता है, दूसरे से भी हो सकता है, तीसरे से भी हो सकता है। तो यहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी निकलता है कि पहला रास्ता चुनो, उससे काम करो, प्लस दूसरा रास्ता चुनो, उससे काम करो, प्लस तीसरा चुनो, उससे काम करो, क्योंकि काम हुआ तो है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन होता है टोटल प्रोबेबिलिटी का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको बोला जाएगा कि देखो ये काम है, ये काम R1, R2, R3, R4 से हो सकता है, काम हो गया। पहले बोले काम है, इससे हो सकता था, काम हो गया। अब बताओ कि काम जो है वो R2 से हुआ होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बेस थ्योरम में भी टोटल जैसा ही सिचुएशन होगा, लेकिन टोटल में काम इनकम्प्लीट रहेगा, बेस के टाइम पे काम कंप्लीट रहेगा। एंड आउट ऑफ द पॉसिबल ऑप्शंस किसी एक ऑप्शन से काम हुआ है, उसका प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ रहेगा। उस सिचुएशन में दिमाग बिल्कुल नहीं निकालना, बहुत सिंपल काम है। टोटल हमेशा नीचे होता है, जिस रास्ते से आप चाहते हैं उस रास्ते से काम कर लीजिए, वो आपका फेवरेबल हो गया। फेवरेबल को ऊपर बिठाओ, टोटल को नीचे बिठाओ, आ गया आंसर। दिस इज द लॉजिक ऑफ बेस थ्योरम। आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा है कि पूरा है? 100%। टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 1 को फिर से पढ़ो। इसको ना मैं थोड़ा सा परिवर्तित करूंगा आप लोग के लिए, आप लोग हमको आंसर बताने का ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहे हैं, चेंज करूं? क्वेश्चन माइंड में है पूरा? ठीक है। अब मैं कहता हूं कि देखो, स्टूडेंट जो है वो लेट आया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट केम बाय ट्रेन? ऐसा पूछेंगे। 3/10 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय द टोटल प्रोबेबिलिटी। आया समझ कि नहीं आया समझ? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट केम बाय बस? 1/5। बता वैल्यू कितना है? 1/5 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। आपको क्वेश्चंस में डिफरेंस समझ में आया ना? टोटल वाले में काम होगा नहीं, काम बाकी रहेगा और रास्ता बहुत सारा होगा। बेस वाले में काम पहले होगा, बहुत सारा रास्ता होगा और काम कंप्लीट हो चुका होगा। फिर पूछे कि काम जो हुआ ये इस पर्टिकुलर वे से हुआ है, इसका प्रोबेबिलिटी बताओ। तो तरीका ये कि टोटल नीचे रहेगा, फेवरेबल ऊपर रहेगा। और इसमें क्या होता है, इसमें इसका लेफ्ट हैंड साइड बहुत गजब है। लेफ्ट हैंड साइड को नोटिस करो, लेफ्ट हैंड साइड में W जानबूझ के नीचे आया है, क्योंकि ये चीज कंसीडर्ड है कि काम हो चुका है और हम निकालना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर वे से हो रहा होगा। इसीलिए हमेशा जो जिस वे से आप निकालना चाहते हो वो वे ऊपर और वर्क नीचे, और राइट हैंड साइड में तो जैसा बना रहे थे वैसा बनाते रहेंगे। आया समझ के नहीं आया समझ? थोड़ा कि पूरा? मजाक नहीं कर रहे हो? ठीक है। बेस का ना एक क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आज के लिए छुट्टी, बाकी कल सवेरे करेंगे। सुनो, एक हल्का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। आप खाली हमको W, R1 और R2 बताइए, बात आके मैं बता दूंगा। W मतलब क्या होगा? 6 केम, ये से W होगा ना ना ना, सच झूठ W होगा ही नहीं यहाँ पे। काम देखो क्या हुआ है, अंडरलाइन करो। ही रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। W द रिपोर्ट इज करेक्ट नहीं है। 2 मिनट रुक, आएगा समझ में, टेंशन मत ले, जो कह रहे हैं वो सब सुनता जा। यहां पे लिखो, लिख लो कॉपी में लिखो, W इज इक्वल टू he reports that it is a 6। he reports that it is a 6। उसने रिपोर्ट किया है,
बस रिपोर्ट करके छोड़ दिए, ठीक है। R1 लिखो, he was speaking truth, he was speaking truth, and R2 he was lying। अब क्वेश्चन फिर से पढ़ो और इन सब चीजों को मिलाओ। उसने बोला है, काम तो कर दिया कि 6 आया है, वो उसने ऐसा कहा है, लेकिन विश्वास कैसे करें उस पर? सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है, तो वो दो रास्ता हो गया आपका, ठीक है। अच्छा मेरी तरफ देखो, W मैंने लिखा, ही रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6, सही है कि गलत है? मन मान रहा है? नहीं आया समझ? क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन में ही सब कुछ है। नहीं, आप लोग एक काम करो, आप लोग अपने हिसाब से W सजेस्ट करो हमको कि W क्या होना चाहिए। बेस थ्योरम के क्वेश्चन में जिसको आप W बनाते हैं वो हो चुका होता है। सोचो, W वो होता है जो हो चुका है, एकदम सिंपल है चीज सब। W वो होता है जो हो चुका है। अभी एक्चुअली 6 है कि नहीं वो तो अपने कंट्रोल में नहीं है, हो क्या चुका है, उसने रिपोर्ट किया है कि 6 है, इसीलिए उसको W मानेंगे। नहीं आया समझ? अब मन मान रहा है। अब जब उसने बोला कि 6 आया है, तब वो सच भी बोल सकता है और झूठ भी बोल सकता है। ये हो गया रास्ता कि R1 ही इज स्पीकिंग ट्रुथ, R2 ही इज लाइंग। क्लियर है यहां तक? अब सब लोग प्लीज मेरी तरफ देखो, टेल मी द मीनिंग ऑफ PW by R1। W by R1, अरे आराम से, टेंशन नहीं है। W upon R1 मीनिंग, he reported 6 given that he was speaking truth, and W upon R2, he reported 6 given that he was lying। खुश हैं आप लोग? अच्छा R1 क्वेश्चन के हिसाब से R1 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 3/4। साफ दिया हुआ है कि 4 बार जब वो बोलता है तो 3 बार उसमें सच बोलता है और 1 बार अगला झूठ बोलता है। लिखिए PR1 इक्वल टू लिखिए 3/4, PR2 इक्वल टू 1/4, and think about what will be PW by R1। Yes, 1/6। PW by R1 इक्वल टू 1/6। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, टेंशन मत लो, लिखो लिखो आराम से लिखते जाओ, आपको मालूम है कि हैवी है ये सब। एंड उसके नीचे PW by R2 इक्वल टू 5/6। देखो एक बार मेरी तरफ देखो, R1 का तो साफ मतलब है कि वो सच बोल रहा है, इसीलिए PR1 के वैल्यू में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 3/4। R2 मतलब झूठ बोल रहा है, उसके वैल्यू में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। W by R1 का आप ना वैल्यू छोड़ो, मतलब बताओ हमको। He reported that it is 6 and he was speaking truth। तो सच कब बोल रहा है? जब सच में 6 आया होगा, और सच में डाइस उछाल के 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1/6। W by R2 का मीनिंग बताओ हमको। उसने बोला कि 6 आया है लेकिन झूठ बोल रहा था, ये कब हो रहा होगा? जब 6 नहीं आया होगा, और डाइस फेंकने पे 6 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? नहीं आया समझ में अभी भी? मीनिंग पे स्ट्राइक करो, प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक निकलेगा, ठीक है। अब सुनो, आपको क्या चाहिए? इट वॉज एक्चुअली a 6, मतलब कौन से रास्ते से आप काम कराना चाहते हैं? R1 से। लेफ्ट हैंड साइड क्या भरेंगे? PR1 by W। वेरी गुड, लिखिए PR1 by W इज इक्वल टू, ध्यान से लिखिएगा, PR1 इंटू PW by R1 होल थिंग डिवाइडेड बाय PR1 इंटू PW by R1 प्लस PR2 इंटू PW by R2। वैल्यू भरो, 3/4 इंटू 1/6 बाई 3/4 इंटू 1/6 प्लस 1/4 इंटू 5/6। कैलकुलेट करके बताओ आंसर कितना आ रहा है? 3/, यही आंसर है। चलो बस आज के लिए इतना ही।